हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। केमिकल बॉन्डिंग के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायपोल मोमेंट एंड फजन रूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई स्टडी करने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले डायपोल मोमेंट। देखिए, सबसे पहले बेसिकली समझ लीजिए डायपोल मोमेंट होता क्या है। जो आपका पोलराइजेशन होता है, मैंने जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो सबसे पहला जो पार्ट दिया था आपको वीडियो का, उसमें हमने डिस्कस किया था जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें पोलर नेचर होता है। ठीक है, हालांकि होता आपका आयनिक बॉन्ड में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है वो पोलराइजेशन का रिजल्ट होता है। जब आपका बॉन्ड दो एटम्स के बीच बनता है, अगर वो बॉन्ड आपका पोलर है या पोलराइजेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो वो आपका उसके थ्रू जो आपका रिजल्ट है वो आपका डायपोल मोमेंट है। यानी यूँ कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि डायपोल मोमेंट जो होता है वो रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन होता है। ध्यान रखिएगा इसको शॉर्ट में मल्टीपल चॉइसेस के लिए। अब देखेंगे इसमें ये होता क्या है। देखिए, कोई दो चार्ज्ड बॉडी, दोनों अपोजिट चार्ज हों, यहाँ पर देख सकते हैं। एक आपका ये पॉजिटिव सेंटर है, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटर है। ठीक है, इनको चाहें आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर बोलें या इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर बोलें या अपोजिट चार्ज बोलें। तो इनके ऊपर जो चार्ज होता है और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है, यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल डी से हमने इसको मेंशन किया है। ये दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। तो यहाँ जो चार्ज है आपका, अगर इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो जो आपका प्रोडक्ट होता है उसे हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर जो उसका पोलराइजेशन है उसमें थोड़ा बहुत पोलरिटी है, ये इसका मतलब होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आता है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका चार्ज होता है, चार्ज और जो दो बॉडी हैं जिनका चार्ज हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन या के प्रोडक्ट को डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब यहाँ जो कैपिटल डी लिखा है इसका मतलब क्या है मैं बता दूँ आपको, ये डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ जो डी है इसको डीवाई बोलते हैं। डी का मतलब यहाँ पर है, ये जो डी है आपका, ठीक है, इसको डिवाई बोलते हैं। डिवाई जो होता है एक यूनिट है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको कूलाम मीटर में भी लिखा जाता है। तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। तो अगर कहीं न्यूमेरिकल आपको इस तरह का मिलता है जिसमें कूलाम एंड मीटर में वैल्यू दी है और फिर आपको कोई डेटा कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, तो ध्यान रखिएगा अगर डी में आप निकाल रहे हैं तो इसमें अगर कैलकुलेट करना है आपको, ये अगर गिवन है तो पहले आप क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका चार्ज है और दो जो बॉडी हैं, चार्ज्ड बॉडी, अपोजिटली चार्ज्ड बॉडी, उनके बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। डायपोल मोमेंट आपका पोलराइजेशन का रिजल्ट होता है। दो चीज़ें हमने आपको डिस्कस की। नेक्स्ट आपका है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर आप मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि ये आपका जो डायपोल मोमेंट है ये डायरेक्शनल होता है। अब डायरेक्शनल होता है तो उसमें कोई सिंबल यूज़ किया जाता होगा, कोई इसका साइन होता होगा। तो यहाँ पर जो सिंबल है एक स्मॉल एरो यूज़ किया जाता है जिसकी टेल जो है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होती है। देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरह से एक एरो यूज़ किया जाता है, मैंने इसको ग्रीन से मेंशन किया है। ये नोटेशन होता है डायपोल मोमेंट का। अब यहाँ पर जो एरो का डायरेक्शन है, ठीक है, ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ से किस तरफ मूव हो रही है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करता है। यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। ये जो एरो है आपका वो सिंबलाइज करता है, यहाँ पे लिखा है एरो सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसमें अलोंग द बॉन्ड जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हमने कट बनाया है ताकि ये रिएक्शन का एरो ना लगे, इस वजह से इसको किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि डायपोल मोमेंट को इस साइन से
अलोंग द बॉन्ड मेंशन किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल से हम, जैसे आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। हम सबसे पहले ये यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आपके चार्जेस थे, बट यहाँ पर आपके एटम हैं। अब आपको एक चीज़ बता दें कि एटम में भी कुछ आपके एटम ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की नेचर के होते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरह कंसीडर करेंगे, और जो आपके एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, पीरियोडिक टेबल में जो एटम आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरह ट्रीट करेंगे या कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो आपका फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, सभी इसको जानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरह इसको हम कंसीडर करेंगे या ट्रीट करेंगे। अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो नोटेशन है वो कैसे हम इसको नोटेट करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसकी जो टेल है वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरफ रहेगी। तो ये जो टेल है इसको हम यहाँ रखेंगे इस तरह से अलोंग द बॉन्ड, ठीक है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर, और उसकी जो टेल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरफ रहेगी। तो ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है इसका डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ क्या होगी, मूव करेगी या शिफ्ट करेगी। ये हालांकि हम आपको कोवैलेंट बॉन्ड या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में भी इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं अभी, डाइपोल मोमेंट, तो हम केवल उसी की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ ये एरो का साइन इस तरह से लगाया जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो एरो का साइन है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ रहेगा, और जो टेल है इसका वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरफ रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर अभी जो हमने एग्जांपल लिया है ये आपका डाई एटॉमिक है, ठीक है। यहाँ पर डाई एटॉमिक है, यानी कि यहाँ पर केवल 2 एटम्स ही आपके मॉलिक्यूल में हैं। अब अगर कहीं इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर एटम हो, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं पॉली एटॉमिक, ये तो आपका डाई एटॉमिक था, 3 एटम वाला हो, ठीक है, या फिर आपका 4 एटम वाला हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम देखेंगे कि जो आपके बॉन्ड्स हैं विद इन द मॉलिक्यूल उनमें किस तरह का डाइपोल मोमेंट है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट है या डायरेक्शन है वो किस साइड है, उसके बेसिस पर फिर हम उसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, यानी कि पहले पर बॉन्ड निकालेंगे, ठीक है। अभी हम इसको निकाल के भी दिखाएंगे आपको कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन द केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज डिपेंड्स अपॉन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड हैं उसके वो किस तरह से अरेंज हैं। दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो उसके शेप पर भी डिपेंड करता है। हालांकि अभी जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आगे की बात है, वहाँ हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर केवल डाइपोल मोमेंट की चर्चा करेंगे। तो जो आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो शेप पर डिपेंड करता है। इसको हम 2 एग्जाम्पल लेकर कंफर्म करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। डाइपोल मोमेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड BeCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बेरियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों ही ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बेरियम क्लोराइड में कितने एटम हैं, 1 बेरियम का 2 क्लोरीन के, टोटल 3 हो गए। वाटर में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 एटम हो गए। तो यानी कि दोनों ही ट्राई एटॉमिक हैं। अब देखिए दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना डिफरेंट आता है। यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें बेरियम बीच में होता है, क्लोरीन इधर उधर होता है। इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। लीनियर का मतलब एकदम सीधी लाइन होती है। आपने मैथ में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है, बिल्कुल वही वाला लीनियर है यहाँ पे। तो ये जो आपकी बेरियम से Cl 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री होता है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, बेरियम जो है आपका मेटल है, ठीक है, क्लोरीन आपका नॉन मेटल है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम बता रहे थे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरह कंसीडर करेंगे।
और जो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर की तरह करेंगे। तो यहाँ जो बेरियम है, ये बेरियम मॉलिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर हो गया, ये इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर हो गया। तो ये जो ये वाला बेरियम क्लोरीन बॉन्ड है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, इसमें इस तरह से आएगा जैसे वहाँ पे हमने मेंशन किया था। यहाँ पर डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ रहेगी। अब जो दूसरा बॉन्ड है बैक साइड में, यहाँ बेरियम टू क्लोरीन, इसकी इस तरफ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो बॉन्ड हैं और दोनों की जो डाइपोल मोमेंट हैं वो अपोजिट हैं, उनके डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो अभी यहाँ पर हमने केवल बॉन्ड डाइपोल्स दिखाए हैं। ये आपके जो भी मॉलिक्यूल हैं, ये जो भी आपका मॉलिक्यूल है बेरियम क्लोराइड है, इसमें दो बेरियम क्लोरीन जो बॉन्ड बन रहे हैं, दोनों के हमने डाइपोल मोमेंट अलग अलग शो किए हैं। अब इनका जब रिजल्ट निकालेंगे तो ये जो आपके बेरियम क्लोरीन बॉन्ड हैं, दोनों आपके 180 डिग्री एंगल पर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं। तो एक दूसरे से अपोजिट हैं और उनके जो डाइपोल मोमेंट हैं वो भी आपके एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे क्योंकि सेम टाइप ऑफ बॉन्ड हैं। तो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक अगर पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे तो दूसरे को नेगेटिव के साथ लिखना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा, यानी कि आंसर आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो आपका 0 आता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बेरियम क्लोरीन बॉन्ड था इसका हमने यहाँ पर ये लिखा, प्लस ये जो बेरियम क्लोरीन बॉन्ड का था डायरेक्शन, इसको हमने यहाँ लिखा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि सेम टाइप ऑफ बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो म्यू है यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है इसका 0 आ जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए दोनों को अलग अलग करेंगे। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में पहले आप बॉन्ड डाइपोल्स को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद में नेट डाइपोल निकालेंगे, या इसको नेट को चाहें तो रिजल्टेंट डाइपोल भी कह सकते हैं। बुक्स में रिजल्टेंट डाइपोल भी लिखा है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं H2O मॉलिक्यूल पर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका ट्राइएटॉमिक, ठीक है, बेरियम क्लोराइड की तरह, बट इसका जो शेप है वो बेंट होता है। यहाँ पे देख लीजिए, बेंट का मतलब होता है थोड़ा सा क्या होता है, ये झुका हुआ होता है, बिल्कुल सीधा नहीं होता है। इसमें जो दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं ये 104.5 डिग्री एंगल पर होते हैं, 180 डिग्री पर नहीं होते हैं। तो ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बॉन्ड डाइपोल्स हम मेंशन करेंगे। इसमें हमने पहले ही मेंशन कर दिए थे। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर होगा क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये जो हाइड्रोजन है आपके ये दोनों इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर हम कंसिडर करेंगे और ऑक्सीजन को एज इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका डाइपोल मोमेंट आएगा, यहाँ पर दो लोन पेयर भी होते हैं, मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर से इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर की तरफ एक एरो बनाएंगे इस तरह से। ये आपका ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का भी रिप्रेजेंटेशन हम इस तरफ को करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है डायरेक्शन। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखिएगा इसे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों का यहाँ पर इनको हम इस तरह से बनाए दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। एक आपका ये लोन पेयर है, एक आपका ये लोन पेयर है। तो यहाँ पर ये जो आपके लोन पेयर्स हैं इनकी भी डायरेक्शन है। अब दोनों ही आपके ऊपर की तरफ में, तो इनका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर भी होते हैं, एटम चाहे आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, हमेशा लोन पेयर की तरफ ही डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। तो ये जो आपके 2 लोन पेयर थे इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब देखिए ये जो बॉन्ड हैं इनका भी इस तरफ है और लोन पेयर का भी उधर है। तो यहाँ पर ये जो आपका नेट डाइपोल आएगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड हैं, इन दोनों बॉन्ड का क्या होगा, नेट डाइपोल इस तरह से आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा। ये जो दोनों बॉन्ड हैं इनका इस तरफ आएगा
और ये जो ऊपर बना हुआ है इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये मान लेते हैं आपका बॉन्ड वाला है, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, और ये आपका लोन पेयर वाला है। तो लोन पेयर वाला भी ऊपर की तरफ भी है, तो यहाँ पर ये आपका इस तरफ हो जाएगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो सेम है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड आपके सेम है, और दोनों के डायरेक्शन जब सेम है, अपोजिट नहीं है, तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ पर इसको चाहें तो यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं, म्यूज़ इक्वल टू म्यूज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जो रिजल्ट आता है वो आपका 6.17 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपको ये वैल्यू नहीं भी लर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको लर्न होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दोनों बॉन्ड आपके थे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वो दोनों आपके ओरिएंटेड होते हैं 104 डिग्री 4.5 डिग्री एंगल पे, इसलिए ये दोनों आपके जो आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। बट इसमें लीनियर शेप होने की वजह से इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आ जाता है। तो अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो स्पेशियल अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए इनके जो बॉन्ड थे इनका स्पेशियल अरेंजमेंट लीनियर था तो जीरो आ गया। अब जितने भी मॉलिक्यूल लीनियर होंगे शेप में उनका सबका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो आएगा, ठीक है, और जितने भी लीनियर नहीं होंगे उनका ज़ीरो कभी नहीं आ सकता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। या लीनियर नहीं है या फिर आपके स्क्वायर प्लेनर हैं उनका भी ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रक्चर था ये बेंट था, डिफरेंट था शेप इसका, स्पेशियल अरेंजमेंट आपका जो बॉन्ड है उसका डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो नहीं आया। यहाँ पर ज़ीरो आ रहा था, यहाँ पर कुछ और आ रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है डाइपोल मोमेंट इन BF3, NH3 एंड NF3 मॉलिक्यूल। यहाँ पर देखिए तीनों ही मॉलिक्यूल आपके टेट्रा एटॉमिक हैं, ठीक है, बट इसमें तीनों में डाइपोल मोमेंट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो BF3 का स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इसमें बोरान फ्लोरीन जो आपके बॉन्ड हैं वो एकदम इक्विलेटरल ट्राइंगल के मीडियंस की तरह होते हैं। यहाँ पर जो आपके बॉन्ड हैं ये 120 डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि कौन सा आइटम किस तरह का सेंटर मतलब किस तरह का सेंटर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बोरान है, ठीक है, BF3 मॉलिक्यूल में बोरान इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर की तरह एक्ट करेगा, और जो फ्लोरीन है वो आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि आपका बोरान जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ये यूँ कह सकते हैं कि फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है बोरान से, तो जो कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड डाइपोल है बोरान से फ्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर है। मैंने आपको बताया था एरो का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव सेंटर की तरफ ही होना चाहिए। तो ये जो आपका बॉन्ड है इसके अलॉन्ग जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरफ डायरेक्शन होगी उसकी। ये वाला जो बॉन्ड है बोरान फ्लोरीन इसकी डायरेक्शन ये इस तरह से हो जाएगी, और ये वाला जो बोरान फ्लोरीन बॉन्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। अब देखिए जब हम नेट डाइपोल निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सेम साइड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों इस तरफ जा रहे हैं और ये उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग जितने भी लेफ्ट होते हैं जितने भी राइट होते हैं सभी काम क्या करते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, फिर उनको ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो बॉन्ड हैं बोरान फ्लोरीन इनका दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, तो मान लिया कि इसका डाइपोल जो है रिजल्टेंट वो इस तरफ आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरह आएगा, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर ये वाला बना लिया, ये वाला आपका जो है ये इन दोनों बॉन्ड्स का रिजल्टेंट हो गया। अब देखिए एक जो ये बॉन्ड बचा है इसका जो रिजल्टेंट है वो सिंगल बॉन्ड ही है एक तरफ, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये वाला जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट ये हो गया, और ये जो दो बॉन्ड थे ये दोनों इस साइड थे, इनका रिजल्टेंट ये हो गया। दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है
या नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 आएगा इसमें, यानी कि इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। NH3 मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है वो क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन आपका जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर एक्ट करेगा और हाइड्रोजन आपका एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम इनके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं। एक चीज़ हमने अभी प्रीवियस आपको एक एग्जांपल मेंशन किया है वाटर का, उसमें हमने 2 लोन पेयर बनाए थे। तो जो लोन पेयर के डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हमने मेंशन कर दिया है, प्रीवियस हमने नहीं मेंशन किया था, तो उसको आप अंडरस्टूड करिएगा। तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है, तो हमेशा जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ होती है। तो यहाँ पर यहाँ से इस तरफ हो जाएगी, जितने भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं इनके सबके डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ हो जाएंगे। अब जो ऑर्बिटल वाला है वो हमेशा लोन पेयर की तरफ होता है, तो नाइट्रोजन से ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब देखिए ये जो 3 बॉन्ड हैं आपके, इन तीनों का रिजल्टेंट मिलाएंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमने बना लिया। यहाँ पर ये जो हमने दिखाया है नेट डाइपोल में, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट भी लिखना है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर भी मोमेंट और यहाँ पर भी मोमेंट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपके तीनों बॉन्ड हैं इनका रिजल्टेंट ये हो गया, ठीक है। और जो ऊपर आपका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है उसका ये हो गया। दोनों देखिए सेम साइड हैं, जब दोनों सेम साइड हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद इनका जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज़ नॉट 0, तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, इतना सब डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पर 4.90 × 10⁻³ कूलाम मीटर आपका आता है। देखिए ये मैटर, ये इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये लर्न कर लें, इसका कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि अगर, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालने के लिए कभी नहीं आता है, ये हमेशा रीजनल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो वहाँ उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है। इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट आपका जो है NF3 मॉलिक्यूल, NF3 और NH3 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों आपके होमोस्ट्रक्चरल हैं, ये भी आपका पिरामिडल ही होता है। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है, इसका भी स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है। पिरामिडल, तो ये जो आपका पिरामिडल स्ट्रक्चर, इसमें देखिए जो नाइट्रोजन फ्लोरीन है, 2 एटम, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, बट एक आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर ट्रीट किया जाता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे हम हमेशा एज इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है आपका ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, फ्लोरीन जो है आपका वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ जो डाइपोल्स की डायरेक्शन होगी वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर है और नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर है। तो इन बॉन्ड्स की डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ हो जाएगी, और जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट में चाहे कोई भी एटम हो, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है लोन पेयर की तरफ ही रहेगी। ये आप बिल्कुल ध्यान कर लीजिए, बिल्कुल इसको सेव कर लीजिए दिमाग में। तो अब हम क्या करेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट जब निकालेंगे तो देखेंगे, देखिए ये जो आपका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है ये हमने ऊपर की तरफ मेंशन कर दिया, यहाँ लिख दिया ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। ये जो ग्रीन से हमने मेंशन किया है ये आपका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। डाउनवर्ड जो मेंशन किया है, ये तीनों जो नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड हैं इनका जो तीनों का रिजल्ट है वो हमेशा, देखिए तीनों नीचे की तरफ हैं, ये भी इस तरफ, वो उस तरफ, ये इस तरफ, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। तो यहाँ ये डाउनवर्ड आ गया,
अब देखिए दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जीरो हो जाना चाहिए डाइपोल मोमेंट, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए दोनों ही आपके बॉन्ड डाइपोल मोमेंट नहीं है, या दोनों ही आपके ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट नहीं है। जब दोनों ही आपके सेम होते हैं डाइपोल मोमेंट, या तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट हो या बॉन्ड बॉन्ड डाइपोल मोमेंट हो, तब आपका अपोजिट डायरेक्शन के केस में जीरो हो जाता है डाइपोल मोमेंट, रिजल्ट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट। बट अगर कम या ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है उसका हमेशा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट से। ठीक है, इसी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बॉन्ड डाइपोल मूवमेंट में इतना तेज़ नहीं होता है। तो ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट का जब मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो अगर दोनों को हम अपोजिट मान भी लें, सब्सट्रैक्ट भी कर दें, तो हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। अगर जब दोनों आपके बराबर होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो एक प्लस में लिखा जाएगा, एक माइनस में लिखा जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे जीरो आ जाएगा। बट यहाँ पर एक ज़्यादा है एक कम है, तो आप कभी भी जीरो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसका कुछ तो रिजल्ट आएगा। अगर ये वाला माइनस के साथ है तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और अगर ये वाला ज़्यादा वाला प्लस के साथ है तो प्लस वाला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट आपका म्यू इज इक्वल टू, ये म्यू है आपका, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0.80 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर आ जाता है, जीरो नहीं आता है। तो देख लीजिए तीनों जो मॉलिक्यूल थे तीनों टेट्रा एटॉमिक थे, तीनों के शेप डिफरेंट थे, तो शेप डिफरेंट होने की वजह से इनके डाइपोल मोमेंट में कितना डिफरेंस आया। तो अभी जो हमने सेकेंड पॉइंट आपको डिस्कस किया था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा है, उसके जो बॉन्ड्स हैं उनका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है। और एक लास्ट में नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए था। ठीक है, अब हम आयनिक बॉन्ड पे चलेंगे, उसमें जानेंगे कि कोवैलेंट कैरेक्टर होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये कोवैलेंट कैरेक्टर में जो पोलर नेचर होता है उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आ रहा था। अब यहाँ पर देखिए आयनिक बॉन्ड जो होते हैं उसमें भी थोड़ा सा पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, जिसको हम फजन रूल के बेसिस पर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर फजन रूल अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बना सकें। नेक्स्ट आपका है फजन रूल, तो इसको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। इसमें पहला पॉइंट है साइज़ ऑफ कैटायन। ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें मैटर करती हैं कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है साइज ऑफ कैटायन। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर आर कोवैलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं आपकी, पोलराइजिंग पावर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर, दोनों ही सेम है। यानी आप चाहें तो पोलराइजिंग पावर बोलें या फिर दूसरे वर्ड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर भी उसे बोल सकते हैं। आगे इसमें बिकॉज स्मॉल कैटायन हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो स्मॉल कैटायन होता है, हमने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जब डिस्कस की थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि एटम जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, जितना उसका साइज़ कम होगा, उतना ही जेड इफेक्टिव हाई होता है। ठीक है, उसमें जो पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव जो आपका पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब कैटायन छोटा होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर या फिर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, यानी कि वो एनायन को ज़्यादा डिफॉर्म करेगा, पोलराइज करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में पोलराइजिंग पावर ऑफ और कोवैलेंट कैरेक्टर इन एल्कली मेटल्स। देखिए जो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपके जो एटम्स हैं ये एल्कली मेटल्स हैं। इनमें जो इनके आयंस हैं जो कैटायन बनते हैं, देखिए सबसे छोटा होता है साइज़ में, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर इसकी हो जाएगी। ठीक है, लिथियम की, फिर हो जाएगी सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर हो जाएगी रुबिडियम और लास्ट में आएगा सीजियम। तो जैसे जैसे साइज इसका बढ़ेगा वैसे वैसे कोवैलेंट कैरेक्टर भी
डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, इसको कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आयंस में करके नहीं देते हैं। इसको हम अगर दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इनको किसी एक साल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसी में भी। तो ऐसा भी हो सकता है, लिथियम क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद में सोडियम क्लोराइड, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सभी पर +1 ही चार्ज आएगा, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो इसका भी जो पैटर्न है कोवैलेंट कैरेक्टर का वो यही रहेगा। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, आयन के बजाय साल्ट रख देते हैं, तो जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लगाना आपको फजन रूल ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपके वही रहने हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। बस आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आयनिक फॉर्म के बजाय साल्ट फॉर्म रख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में आपको रीज़न सेम ही देना है। नेक्स्ट आपका है साइज ऑफ एनायन। देखिए कैटायन का साइज छोटा होता है, तो बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होता है ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, यानी कि एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, यानी कि ग्रेटर द पोलराइजेशन। जितना बड़ा होगा एनायन यानी कि नेगेटिवली चार्ज आयन, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजिंग पावर का होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। दूसरे वर्ड्स में अगर इसका रीज़न पूछा जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज लार्ज एनायन हैव लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपका कैटायन है, कैटायन का साइज जब छोटा होता था तो उसका जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा होता था। यहाँ पर एनायन है, एनायन का जब साइज बड़ा है तो जस्ट इसका अपोजिट होना है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका लो हो जाएगा। साइज जैसे बढ़ेगा तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस जो है अच्छे से उनको अटेंशन नहीं कर पाएगा, या उन पर अच्छे से अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस साइज के साथ बढ़ती चली जाएगी। आगे है न्यूक्लियर चार्ज दैट रिजल्टिंग द लेस अट्रैक्शन अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, यानी कि जो एनायन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लूज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका पोलराइजेशन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, यहाँ पर हमने कुछ एनायंस मेंशन किए हुए हैं। इसमें कुछ एनायंस हमने मेंशन किए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इनका अगर आप अरेंजमेंट करेंगे एक ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखिए सबसे ज़्यादा बड़ा जो है साइज़ इसी का है, तो सबसे हाईली पोलराइज हो जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो एक ये पैटर्न है इसका। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है चार्ज ऑन कैटायन, यानी कि कैटायन पर चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होता है कैटायन पर उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर या फिर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें एग्जांपल हमने मेंशन किया है Fe++। ठीक है, फेरिक आयन जो है Fe++ हैज़ मोर कोवैलेंट कैरेक्टर दैन Fe++। सॉरी, यहाँ पे दोनों ट्रिपल+ हो गए हैं, एक आपका डबल+ होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि Fe++ पर ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर है Fe++ से? क्यों? क्योंकि इस पर ट्रिपल+ चार्ज हैं, इस पर आपके 2+ चार्ज हैं। इस पर आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज कम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम चार्ज ऑन कैटायन की बात कर रहे थे। जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन पर उतना ही ज़्यादा वो कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, दूसरे वर्ड्स में उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजेशन क्रिएट करेगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि FeCl3 या फिर FeCl2 में से ईजिली कौन सा क्लोरीन गैस रिलीज़ करेगा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा। FeCl2 आसानी से रिलीज़ करेगा क्योंकि इसमें जो है आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, जब कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है तो आयनिक कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। देखिए जो कैटायन आपके N-1D10 NS0
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होते हैं या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करते हैं, यानी कि वो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं, उनका कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है, उनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आता है या पोलराइजिंग पावर उनमें ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन दोज विच हैव NS2 एंड NP6, ठीक है, जिनका नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उनसे। तो यहाँ पर नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपके कैटायन हैं वो एल्कली मेटल्स हो सकते हैं या फिर आपके एल्कली अर्थ मेटल हो सकते हैं, दो ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझेंगे। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि ये जो आपका स्टेटमेंट है इसको ऐसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, दोज कैटायन विच हैव 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला हमेशा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करेगा, N-1 D10 NS2, हमेशा ध्यान रखिएगा। हैज़ मोर पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर दैन द कैटायन हैविंग 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके कैटायन 18 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, किनसे, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे ये आपका एग्जांपल है Cu++ हैव हाई पोलराइजिंग पावर, कॉपर पॉजिटिव जो है +1 ये ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का होता है इन कंपैरिजन सोडियम प्लस। तो इसमें देख सकते हैं अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Cu+, तो आपको मिलेगा 2, 8 एंड 18, और अगर आप Na+ का करेंगे तो मिलेगा 2, 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके पास में, इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अभी हमने ऊपर आपको क्या बताया है, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है 8 इलेक्ट्रॉन वाले से। ऐसे जो भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आई थिंक आपको इस पॉइंट के बेसिस पर उन्हें एक्सप्लेन करना है, उन्हें आंसर करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में देखिए जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो साल्ट में जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इंक्रीजेज दैट रिजल्टिंग द एनायन बिकम्स लेस पोलराइज, यानी कि जो एनायन है वो कम पोलराइज हो जाता है, यानी उसका जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो कम हो जाता है, आयनिक कैरेक्टर उसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने मेंशन किया है एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो आपका सॉलिड फॉर्म होता है वो ज़्यादा कोवैलेंट होता है इन कंपैरिजन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, यानी कि जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है या फिर प्योर फॉर्म में होता है तब ये कोवैलेंट होता है, बट जब वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये आपका आयनिक कंपाउंड की तरह ऐड करने लगता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड की तरह ऐड करने लगता है क्योंकि ये आपका एक कोवैलेंट कंपाउंड है। जब पोलर जो आपका वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में जैसे ही आपका कोई कोवैलेंट कंपाउंड जाएगा अगर उसमें थोड़ी सी भी पोलैरिटी है तो वो आपका एज आयनिक कंपाउंड बिहेव करने लगता है, ध्यान रखिएगा। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए एंड मल्टीपल चॉइसेस के लिए भी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशंस ऑफ फजन रूल। इससे भी क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो हैं उसमें आ जाते हैं, तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है आयनिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो फजन रूल है इसका यूज़ आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करने में, आयनिक कैरेक्टर को निकालने में, ये पता करने में कि किस साल्ट का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि आयनिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होगा। यहाँ पर जैसे जैसे कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता है। तो यहाँ पर जो साइज़ ऑफ कैटायन है, यहाँ एग्जांपल्स हम देखें, जैसे लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ये जितने भी साल्ट हैं आपके, इनमें जैसे जैसे कैटायन का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा होगा,
ठीक है, सीजियम सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये जो आपका पैटर्न है ये अकॉर्डिंग टू फजन रूल है, और इसमें फजन रूल में जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था साइज ऑफ कैटायन, उसके बेसिस पर है। सेम थिंग नीचे भी है आपका बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड, इसमें भी साइज ऑफ कैटायन है। देख सकते हैं यहाँ पे बेरियम डबल प्लस बहुत छोटा होता है, बेरिलियम डबल प्लस बहुत छोटा होता है, बेरियम डबल प्लस बड़ा होता है साइज़ में। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के हैं सारे ये मेटल्स। तो यहाँ ये जो पैटर्न है ये भी आपका साइज ऑफ कैटायन पर बेस्ड है। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम ये भी पता कर सकते हैं कि किस साल्ट की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वाटर में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता है किसी भी साल्ट का, ठीक है, आयनिक करैक्टर की चर्चा अभी हम ऊपर कर चुके हैं। तो अभी ये सारे पॉइंट्स हम एक दूसरे से जोड़ने वाले हैं। आप सारे जब डिस्कस कर लेंगे, आप स्टडी कर चुके होंगे, तो लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे सारे पॉइंट्स आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ता है साल्ट का, वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वाटर में वो बढ़ जाती है। ठीक है, कह सकते हैं एज द आयनिक करैक्टर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स विल बी इंक्रीजेज इन वाटर एंड डिक्रीजेज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यानी कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उसमें डिक्रीज हो जाती है सॉल्युबिलिटी, बट वाटर में इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वाटर जो आपका है वो कैसा है, वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, उसमें आयनिक करैक्टर प्रोड्यूस करने की पावर होती है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, ये इस तरह से रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये जो सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये आपका इस तरह से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। यानी कि जिस साल्ट की सॉल्युबिलिटी वाटर में हाई होगी उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ही लो होगी, यानी कि जस्ट अपोजिट है। तो इसमें दोनों में से किसी एक को आप याद रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेल्टिंग ऑफ साल्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साल्ट, यानी कि जो फजन रूल है इसके बेसिस पर आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो आपका साल्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साल्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक करैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट करैक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर। तो देखिए आयनिक करैक्टर अभी हम दोनों में आपको बता चुके हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट भी आपका आयनिक करैक्टर से कनेक्टेड है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हमने मेंशन किए हैं ये आयनिक करैक्टर के पैटर्न यानी आयनिक करैक्टर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा। क्यों? यहाँ पर लिखा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक करैक्टर। ठीक है, तो देखिए आयनिक करैक्टर कैसे बढ़ता है बता दें आपको। यहाँ पर आयनिक करैक्टर एनायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एनायन का साइज सबसे बड़ा है, तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ जैसे जैसे आयनिक करैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिथियम आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट, और इस सीरीज़ में लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वाला है। इसमें देखिए मेटल को चेंज किया गया है और एनायन को नहीं चेंज किया गया है। तो इस केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। इसमें देखिए कैटायन पे चार्ज जो होता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा। उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये जो आपका पैटर्न है ये डिसाइड किया गया है। यहाँ पर देखिए सोडियम प्लस यानी कि 1 चार्ज होगा, 1 प्लस चार्ज, Mg डबल प्लस 2 प्लस चार्ज होगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस यानी 3 प्लस चार्ज होगा। नेक्स्ट आपका है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड बेरियम क्लोराइड। ये आपका एक सीरीज़ है जो कि पीरियोडिक टेबल में सेकेंड डे ग्रुप में आता है। तो सेकेंड डे ग्रुप में जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, यहाँ पर देखिए मेटल का साइज जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उस तरह से इसमें भी क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर कम होता चला जाएगा। तो ये जो आपका पैटर्न है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसको इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आयनिक करैक्टर के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम का हो जाएगा, फिर इसके बाद फिर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, उसको नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और भी है, इसमें जो आपका पैटर्न है ये भी आपका इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम केवल ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट किए दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ साल्ट, यानी कि जो साल्ट है उसको जब हीट करते हैं तो वो कितनी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी तो वो बहुत ही कम डिकम्पोज होगा या फिर डिकम्पोज नहीं होगा। तो यहाँ पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका रिलेशन है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक करेक्टर, कोवैलेंट करेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड पोलराइजिंग पावर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर एग्जांपल हमने कुछ मेंशन किए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, यहाँ पर देख सकते हैं ये बेरियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट। तो देखिए जैसे यहाँ पर बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये एक टॉप टू बॉटम सीरीज है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो कैटायन का साइज बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, उसी के साथ में क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ने का एक और रीज़न ये है कि आयनिक करेक्टर जब ज़्यादा होगा तो जो आपका आयनिक करेक्टर है उसकी वजह से जो कैटायन और एनायन है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोवैलेंट इंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो लैटिस बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसको डिकम्पोज करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड रुबिडियम कार्बोनेट। तो इसका भी सेम पैटर्न होगा, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा कैटायन का आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, साथ में थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पोटेशियम, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड रुबिडियम कार्बोनेट में से किस साल्ट को, कौन सा साल्ट सबसे ईजिली CO2 प्रोड्यूस करेगा जब इसको हम गर्म करेंगे या हीट करेंगे। तो इसमें सबसे ईजिली आपका लिथियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ईजिली CO2 प्रोड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयनिक करेक्टर बहुत कम है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है। थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो बहुत आसानी से ये लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही बेरियम ऑक्साइड जो है, बेरिलियम ऑक्साइड, ऊपर की जो सीरीज है इसमें बेरियम कार्बोनेट जो है वो सबसे ईजिली आपको CO2 दे देगा। कब? जब इसको हम हीट करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आपका है लैटिस एनर्जी ऑफ साल्ट, यानी कि जो फजन रूल है उसके बेसिस पर हम लैटिस एनर्जी भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैटिस एनर्जी विल बी डिक्रीजेज एज द कोवैलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज होता है वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होती जाती है। और देखिए वैसे भी लैटिस एनर्जी जो होती है वो आयनिक कंपाउंड्स से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कोवैलेंट करेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो आपका आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज करेगा तो सेम वे में लैटिस एनर्जी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है एग्जांपल में हमने लिया है, लिथियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो आपका पैटर्न है इसमें लिखा था कोवैलेंट करेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे कम होता जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोवैलेंट करेक्टर यहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपकी लैटिस एनर्जी का पैटर्न है ये थोड़ा सा उल्टा है। क्यों? क्योंकि लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक करेक्टर के। तो आयनिक करेक्टर देखिए, हाँ ठीक है, सही है, इसमें लिथियम सभी में है, ठीक है। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कोवैलेंट करेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आयोडीन है तो आयोडाइड आयन जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा साइज में होगा, ब्रोमाइड सब फिर उससे छोटा होगा, फिर क्लोराइड उससे भी छोटा होगा और फिर सबसे छोटा आपका फ्लोराइड होगा। तो जितना छोटा आपका कैटायन होगा उतना ज़्यादा आयनिक करेक्टर प्रोड्यूस करेगा, और जितना ज़्यादा आपका बड़ा जितना बड़ा आपका एनायन होगा, यहाँ पर लिख देते हैं या समझ लीजिए, ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन, ठीक है,
लोअर द आयनिक करेक्टर एंड स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज द आयनिक करेक्टर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये पैटर्न आपका इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी वर्कशीट आपको लास्ट में मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है। और वर्कशीट के क्वेश्चन जो हैं आपके वो वीडियो बेस्ड हैं, तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली एंड बहुत ही अटेंशनली वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आई थिंक आपको ज़रूर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने प्रीवियसली पहले स्टडी नहीं की होंगी।